अन्नदाता आंदोलन का आज 28वां दिन। आज किसान दिवस भी है। कानून रद्द से कम कुछ मंजूर नहीं। किसान अड़ा है, किसान डटा है। जिसको लेकर मचा बवाल है तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल है। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी। हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। किसानों के आंदोलन को आज 28 दिन हो गए हैं और किसान कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने सरकार को साफ सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी कि सरकार आग के साथ न खेले। इससे पहले जी हां, लगातार किसान सरकार को चेताते रहे हैं, सरकार से अपनी बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन आज क्योंकि किसानों के आंदोलन में अब सीधे ममता बनर्जी की एंट्री हो गई है। ममता ने सिंघू बॉर्डर में मौजूद किसान से फोन पर बात की। इस वक्त की बड़ी खबर, किसान ने भी ममता बनर्जी की तारीफ की, जिसके बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएमसी और लेफ्ट पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। वहीं दूसरी तरफ कल राहुल गांधी दिल्ली में किसानों को लेकर मार्च करने वाले हैं और राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। किसानों को मनाने के लिए जहां एक तरफ बीजेपी प्लान बना रही है, वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन के जरिए पूरा विपक्ष बीजेपी सरकार के घेराव में जुटा है। जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या सियासत की वजह से किसानों की समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है। मोदी का घर घर प्लान क्या मानेंगे किसान। सड़क पर किसान, ममता राहुल का राजनीतिक प्लान। अन्नदाता के आंदोलन में विपक्ष का आखिर क्या काम। 28 दिन बाद भी नहीं समाधान, कब तक जारी रहेगा ये सियासी घमासान। जी हां, यही सारे सुलगते ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर मैं आया हूं देश का सवाल है। मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। मेहमानों के पैनल में सियासी नुमाइंदे होंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं बहस शुरू करूं, उससे पहले आप देखिए, जानिए, समझिए कि आखिर क्या है किसान आंदोलन, क्या चाहता है किसान और क्या कह रही है सरकार। करने की कोशिश की जा रही है। किसान आंदोलन को आज 28 दिन हो चुके हैं और किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान कानून वापस होने तक मानने को तैयार नहीं है। प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा है, लेकिन ये लड़ाई अब बंगाल तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आंदोलन के 28वें दिन सिंघू बॉर्डर पर एक किसान से फोन पर बात की और उन्हें ये भरोसा दिया कि टीएमसी हर हाल में किसानों के साथ है। तो मोदी सरकार ने पूरे लोगों के नाक में दम कर रखा है। मोदी सरकार जो है सिर्फ दो ही आदमी का काम कर रही है, अडानी का और एक अंबानी का। लेकिन जो दूसरे इंडिया के लोग हैं, जो नॉर्मल लोग काम करते हैं इंडिया के, उनके लिए मोदी सरकार ने आज तक देखो मैडम कुछ नहीं किया है। जैसे आप काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, आपका काम बहुत अच्छा है, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आपने पहले भी बीजेपी को बहुत ज्यादा झटके दिए हैं, बड़े बड़े। अभी हम झटका दोगे, हम चाहते हैं जैसे आप जैसी हमारी बहनें हैं। किसान आंदोलन में टीएमसी की एंट्री हुई तो बीजेपी भी खुलकर मैदान में आ गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएमसी और लेफ्ट पर एक के बाद एक कई बार किए। संबित पात्रा ने बंगाल का जिक्र करते हुए दावा किया कि टीएमसी और लेफ्ट की सरकार में किसानी डूबी है। किस प्रकार इन वामपंथियों ने, भिन्न भिन्न संस्थाएं और उनकी सरकारों ने किसानों के ऊपर कई अत्याचार किए हैं, ये बात अलग है कि आज वो दिखावा कुछ और कर रहे हैं। 3 मुख्य ऐसे राज्य रहे हैं जहां या तो वर्तमान में या विगत सालों में वामपंथ की सरकार रही है। एक एक करके एक एक राज्यों में किस प्रकार से वामपंथियों ने किसानों को ठगा है, आज उसके कच्चे चिट्ठे को हम खोलेंगे। किसान, उसका तो दायित्व है, उसका अधिकार है कि वो अपने लिए एक लोकतांत्रिक देश में बिल्कुल संघर्ष कर सकता है। सरकार बातचीत भी कर रही है, आगे भी करेगी, किंतु हम सबको सावधान रहना है कि कुछ ऐसे अवांछित तत्व और खास करके वामपंथी तत्व जो किसानों के बीच किसान बन के घुस गए हैं, उनसे देश को सावधान रहने की आवश्यकता है।
वरना वो अपने एजेंडे को चलाएंगे और किसान के जो मुख्य बिंदु है उसे भटकाएंगे। किसानों के मुद्दे पर अब विपक्ष ने सरकार की घेरेबंदी तेज कर दी है। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल सुबह 10:45 पर विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेंगे। राहुल गांधी के इस मार्च में कांग्रेस के बाकी नेता भी शामिल होंगे, जिसके बाद राहुल गांधी 2 करोड़ के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपेंगे। कांग्रेस के सांसद के सुरेश ने इस बात की जानकारी दी। Rahul ji and other senior leaders will be meet the President of India, submit 2 crores signature through the people of India. किसानों की लड़ाई में अब सारा विपक्ष कूद पड़ा है। अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तक ने किसानों को खुला समर्थन दे दिया है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष और किसानों के इस दबाव के बीच बिल वापस न लेने की जिद पर अड़ी सरकार आखिर क्या करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हां, समस्या भीषण है, इसलिए किसान भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। पारा लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन किसान अड़ा है, किसान डटा है, यह कहकर कि सरकार कानून रद्द करे। इस पर बहस करने के लिए मेरे साथ सियासी नुमाइंदे मौजूद हैं। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता, जी हां, अनिला सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला जी, आज आपसे ढेरों सवाल होंगे और मुझे लगता है पैनल में मौजूद तमाम सियासी मेहमान भी आप ही से सवाल पूछेंगे कि आखिर ये चिट्ठी का खेल कब तक जारी रहेगा। इसे बंद करना होगा, तभी समाधान निकलेगा। जी हां, हमारे साथ यूपी के पूर्व मंत्री अनुराग भदौरिया, जी हां, आप सपा नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, जी हां, आप किसानों के हक की बात करते हैं, किसानों के मुद्दों को लेकर आप काफी प्रखर रहते हैं। अलग अलग चैनलों में आपको लोगों ने आपके विचार, आपका अध्ययन और लगातार सरकार की नीयत पर आपकी राय और विचार सुने हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रेम कुमार जी मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजनीतिक विश्लेषक के साथ कांग्रेस की विचारधारा को ताकत देने का काम करते हैं, लेकिन बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, बगैर किसी लाग लपेट के। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। और इससे पहले कि मैं देश का सवाल शुरू करूं, सबसे पहले आज के किसान दिवस की आज सभी को बहुत बहुत बधाई। जी हां, चौधरी साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। किसान दिवस है, अन्नदाता का 28वां दिन है, सड़क पर बैठा है, घर से दूर, परिवार वाले अलग इस टकटकी में टीवी चैनल देखते रहते हैं कि कब खुशखबरी आए कि यह आंदोलन खत्म हो रहा है और परिवार के उसके लोग वापस अपने घर की ओर लौटें। आज आपने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। देखिए मनीष जी, किसी प्रस्ताव को हम लोग खारिज करने वाले कौन होते हैं? हमारे ऊपर तो हमारी बिना मर्जी के हमारे ऊपर जो कानून थोपे गए हैं और जिसके प्रति सारे देश के किसानों को कुछ आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं को दूर किए बगैर पहले अध्यादेश आए, उसके बाद कानून बनाए गए, उसके बाद आंदोलन हुआ और आज 1 महीने से लगभग जो है देश भर के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर इतनी ठंड में पड़े हुए हैं। सरकार को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि इतने मौसम में ये पड़े हुए हैं, किसी अपने दर्द को बताने के लिए आए हुए हैं। मैं ये मानता हूं कि चुनी हुई सरकार है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के पास अपनी समस्याएं लेकर के आने का किसानों का, नागरिकों का अधिकार है। तो कम से कम वार्ता का एक जो है दरवाजा खोल करके, और जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि भैया जब तक आप दोनों अपनी अपनी पोजीशन पे हो, किसान कह रहे हैं इस बिल को रिजेक्ट करिए, वो कह रहे हैं हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, तो बीच का एक रास्ता निकल सकता था जिसके अनुसार एक कमेटी बनके इनको सस्पेंड या स्टे कर दिया जाता साल 6 महीने के लिए, जब तक वो कमेटी अपनी रिपोर्ट ना दे देती। इस रास्ते पर ही चल के इसका कुछ हल निकल सकता है, वरना दोनों अपनी अपनी पोजीशन पे अड़े रहेंगे। किसान भी यहां से जो है जाने वाला नहीं है और सरकार को ये देखना चाहिए कि लोकतंत्र में उसकी बात नहीं सुनेगी नागरिकों की। तो अन्ना आंदोलन के बाद जो परिणाम हुए थे 2014 में, कहीं वो परिणाम ना हो जाए, इस बात से कहीं ना कहीं चिंतित होकर के ही सही किसान की बात सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं उसको दरकिनार कर दीजिए। राजनीतिक नुकसान आपका हो रहा है, यही सोच करके आप वार्ता तो शुरू करिए, इनको कानूनों को सस्पेंड कर दीजिए।
जो किसान की दिक्कतें उनको दूर कर दीजिए और उसके बाद इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। जी हाँ चौधरी साहब, इससे पहले कि मैं दूसरे मेहमान की ओर चलूं, मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि जब एक मेहमान कहे तो दूसरा ना बोले। एक तो आज किसान दिवस है और चौधरी चरण सिंह जी की आज जयंती। जी हाँ, तो एक एक कर अपनी अपनी बात रखें ताकि आपको देख रहे, आपको सुन रहे लाखों करोड़ों दर्शक आपके विचार समझ सकें, सरकार की सोच को समझ सकें। अनिला सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है, संशोधन नहीं मंजूर, कानून रद्द हो, इससे कुछ कम हम नहीं मानेंगे। आखिर चिट्ठी चिट्ठी खेलने से क्या मिलेगा अनिला जी? देखिए, हम तो जो सरकार को मिलेगा वो ये मिलना, जो सरकार चाहती मिलने की जो आप बात कह रहे हैं कि भाई जो वायदा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया था कि हम अपने देश का जो किसान है उसकी जीवन शैली में बढ़ोतरी चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो भी उसकी आमदनी है वो दुगनी हो जाए। और वही चीज दिमाग में रखकर अलग अलग कदम उठाए गए। और मतलब अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए, किसान के लिए अभी तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या कदम उठाए, और लगातार हम पहले जब ये 3 कानून आए उससे पहले भी इस पर चर्चा करते रहे हैं, अभी तक कोई काट कर भी नहीं पाया था, क्योंकि देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया ही नहीं जिसने ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए इतना ज्यादा काम किया हुआ हो। अब ये जो है कि भाई नहीं, आप सबसे पहले सस्पेंड करिए, सस्पेंड भी नहीं कह रहे हैं, खत्म करिए, तब हम बात करेंगे। ऐसा नहीं होता है। देखिए, कानून बने हैं, आपके लिए खराब हो सकता है दूसरों के लिए बेहतरी के लिए हो, तो ये खत्म करने वाली बात ठीक नहीं होती है। अमेंडमेंट का भी प्रोसेस इसलिए दिया हुआ है हमारे संविधान ने कि अगर ये कानून लागू होने दीजिए और आगे चलकर लगता है कि नहीं ये और बेहतर हो सकते हैं, तो इसमें बढ़ोतरी और कटौती दोनों चीज हो सकती हैं। परंतु ये जो एजेंडा सेट कर कि नहीं आपको खारिज ही करना है, उसके अलावा हम किसी उससे कम हम मानेंगे नहीं, तो ये अड़ियलपन मैं ये कहूंगी। देखिए, किसान का विषय जो हम उठाते हैं, मनीष जी, आपके पैनल पर भी जितने लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसानी खेती से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो किसानी खेती से ना जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ मुझे लगता है कि अगर एक ऑप्शन दे रही है सरकार और आपकी कनपटी पे बंदूक तो कोई नहीं रख रहा ना कि आपको कॉर्पोरेट्स को ही अपनी जो उपज है वो बेचनी, आपके पास तो ऑप्शन दिया जा रहा है। क्योंकि हम नहीं नकार सकते हैं कि अगर सुसाइड रेट देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 28 किसान अगर डेली सुसाइड कर रहे हैं, तो क्या जीवन शैली बहुत अच्छी थी किसानों की? हाँ, अगर हम नेशनल उस पर देखे जाए कि कितना ज्यादा कर्जदार एक किसान का होता है, तो पर हाउस होल्ड देखा जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गांव में रहते हैं हमारे किसान भाई, उनका 35 to 36% जो है हमारे शहरी क्षेत्र में रहने वाले ज्यादा मतलब इट इज मोर देन 35 to 36%, यानी जो गांव में रह रहे हैं, किसान रह रहे हैं, उनके ऊपर कर्ज कहीं कहीं ज्यादा है हमारी शहरी क्षेत्र में रहने वालों के मुकाबले में। तो जो 1991 में जो कांग्रेस बिल्कुल कहते हैं ना, ताल ठोक के कहती है कि हमने जो है इकोनॉमी को खोला था, आपने कॉर्पोरेट्स के लिए खोला था, तो आपने वो जो ऑप्शन है आपने किसानों को नहीं दिया था। तो आज अगर डीरेगुलराइजेशन हुआ है तो एग्रीकल्चर में हुआ है, किसानों के लिए हुआ है। क्यों नहीं इनको अधिकार मिलना चाहिए कि ये भी आगे बढ़े? क्यों नहीं इनको अधिकार मिलना चाहिए कि जो यंग जनरेशन है वो एग्रीप्रेन्योर्स बने, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप में आए? इतने सारी स्कीम्स हैं जिससे कि उनको फायदा हो सकता है। क्यों ये बिल्कुल एक जो क्लासिक तरीके का होता है किसानी खेती, उसी में ये रम जाना चाहते हैं? और इनको शय कौन दे रहा है? चाहे वो वामपंथी दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इन लोगों ने पहले कहीं ना कहीं कहा कि हम इसके साथ हैं और अब पलट जा रहे हैं। अनिला जी, आपने सरकार का पक्ष साफ किया कि आखिर सरकार के मन में क्या बात चल रही है, सरकार क्या सोच रही है, लेकिन किसान के मन की बात तो एक ही है कि कानून रद्द हो, उससे कम में कुछ मंजूर नहीं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं। अनुराग जी, जहां तक बात की जाए, किसान ने सरकार से कह दिया हम आग हैं, आग से ना खेलें। आग को हवा कौन दे रहा है और इस आग को भड़का कौन रहा है? बीजेपी कह रही है, आप जैसे लोग, आप जैसे सियासी दल, बंगाल से लेकर केरल और केरल के बाद महाराष्ट्र से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं और वो केवल इसलिए भड़काना चाहते हैं कि आंदोलन
जारी रहे और वो अपनी रोटियां सेकती रहें? देखो, ये किसान देश की आत्मा है और सभी जानते हैं सिर्फ आत्मा ही नहीं है, इतने सालों तक किसान ही इस देश का पेट भरता आया है, तो किसान को कोई बहका तो सकता नहीं, क्योंकि हम सब किसान ही हैं। अब हमें कौन बहकाएगा बताइए? आपको लगता है अनुराग भदौरिया को कोई बहका देगा? हमारे फादर किसानी करते तो क्या बहक जाएंगे? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक अच्छी बात बोली अभी कि भाई किसानों को नहीं फायदा है तो किसी दूसरों को फायदा होगा, तो दूसरों को फायदा इसीलिए तो किसान इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरों को आप धरना सेठों को फायदा पहुंचाने चाहते हैं, तभी तो किसान इसका विरोध करने के लिए मैदान पे आए हैं। यही तो दिक्कत है कि आप कह रहे हैं इनको नहीं तो उनको फायदा होगा, तो उनको फायदा है, उसी दिक्कत है। नहीं अनुराग जी, आपने झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि किसी और को फायदा होगा। मैंने कहा है कि किसानों को फायदा होगा, एग्रीप्रेन्योर्स बनेंगे। आप झूठ बोलना बंद करिए। आप मेरी बात ये साजिश है जिसका हिस्सा अभी आप बन रहे हैं पैनल पर बैठकर। आपको अपनी बात कहनी है, आप अपनी बात कहिए। आप जो है मेरे को लेकर झूठ मत बोलिए बिल्कुल भी। अच्छा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा। उसके बाद दिक्कत इस बात, अरे रिकॉर्डिंग देखिए तभी तो पता चलेगा। जिस घर परिवार से आती हूँ उसने किसानी खेती करी है। अरे तो मैं बात करूं, मैं आपकी नहीं, आप मुझे समझाएंगे कि किसान क्या है और किसान नहीं है। अच्छा, तो मैं बोलूं फिर आप नुकसान है। जब मैं बोलूं तो उसके बाद आप बोलिए। मेरे नाम पर आप कागज मत फाड़िए। नहीं, अब मुझे बोलने तो दीजिए। आपने कहा किसानों को नहीं, कुछ और लोगों को फायदा हो सकता है, बिल्कुल फायदा हो सकता है। मैं ये कहूंगी किसान उसके बाद आप किसान को इंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं। अब मैं जवाब तो देता हूं। अनुराग जी, अच्छा, अनुराग जी, बोलचाल की भाषा में कहा जा सकता है कि किसी के नाम पर बिल ना फाड़े। वो दीगर बात है कि दिल्ली विधानसभा में कृषि बिल को फाड़ा जा रहा है, लेकिन आप देश का सवाल में अनिला जी के नाम पर बिल ना फाड़े। आप नहीं, वो प्रवक्ता है तो उन्हीं के नाम पे बात की जाएगी। भाई अभी बीजेपी का चेहरा मेरे सामने वही है। अभी वो ऐसे तो हमारे परिवार की सदस्य हैं, लेकिन जब हम डिबेट में बैठे हैं तो बीजेपी का चेहरा है और मेरी जिम्मेदारी है कि हमें उनकी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा को, जो नकाब पहना हुआ है, उसको उतारना। आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि उसको इंटरप्रेन्योर बनाना है। आपकी बात अगर मान ली जाए इंटरप्रेन्योर बनाना है, तो आप उनको मार्केटिंग सिखाइए, उनको एजुकेट कीजिए, उनको दिखाइए कि कैसे पैकेजिंग की जाती है, उनको सिखाइए कैसे अपना माल को अपना मार्केट में खुद बेचें। आप तो कह रहे हो कि भाई आपका माल हम वहां मंडी में तो एमएसपी देंगे, लेकिन जब वो दूसरे लोग खरीदने आएंगे तो उसमें एमएसपी फिक्स नहीं होगी। तो कल मंडी बंद हो जाएगी तो फिर वो तो 2000 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीदेंगे। फिर वो एंटरप्रेन्योर किसान कैसे बनेगा? किसान तो कंगाल हो जाएगा। और आप कह रहे हो किसान की आत्महत्या हो रही है, तो किसान आत्महत्या कर रहा है। 7 साल से आपकी सरकार है, 7 साल बहुत होता है। 7 साल मतलब आप समझते हैं, आपने 2014 में वादा किया था कि हम इनकम दुगनी कर देंगे और आज 2020 है। अगर 7 साल आपको लगते हैं कि किसान को इस तरह के उल्टे सीधे बिल लाने में कमाल की बात है, इसके मतलब आप किसान के साथ धोखा कर रही हैं। और जब आपकी पार्टी का चेहरा हम जैसे लोग, समाजवादी लोग उजागर करते हैं, तो आप तिलमिला के बोलने लगते हो नहीं विपक्ष किसानों का भड़का रहा है, किसानों का साथ दे रहा है। अगर आपको लगता है कि हम किसानों का साथ दे रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो आप इसको राजनीति समझ लीजिए, धोखे मत रहिए, राजनीति समझिए इसको। किसान हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे परिवार का हिस्सा है। वो तकलीफ में रहेगा तो हम उसकी आवाज उठाएंगे और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर आपको लगता है राजनीति है तो राजनीति समझ लीजिए। अगर हाथरस में बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो हम लोग लाठियां खाई थी, आप इसको राजनीति समझती है तो समझ लीजिए। अगर बेरोजगार यहाँ पे बढ़ेगी, बेरोजगारी, हम रोड पे प्रदर्शन करेंगे, आप कहोगे राजनीति है बेरोजगारी के नाम पे, तो इसको राजनीति समझ लीजिए आप। इसलिए आप ऐसी बातें मत कीजिए भारतीय जनता पार्टी, जिससे चेहरा आपका खुद उजागर भारतीय जनता पार्टी का हो जाता है कि आप कह रहे हो कि राजनीति करा विपक्ष। अरे हम राजनीति नहीं करेंगे, चलिए आप बिल्कुल वापस ले लीजिए। अनुराग भाई, आपके नाम में प्रेम है, स्नेह है। आप जिस तरह से उत्तेजित होकर कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यूपी में चुनाव अभी साल भर बाकी है। आपका ऐसा लग रहा है जैसे ये भाषण है जो रैली में आप कर रहे हैं। अनुराग भाई, नहीं, किसान अगर तकलीफ में होगा तो उत्तेजित होंगे। और हमारे अंदर चूंकि हिंदुस्तानी खून है, तो हिंदुस्तानियों के लिए धड़कता है और हिंदुस्तानी के लिए गर्म भी होता है। अब भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के नाम पे जीती है, तो इसमें मैं क्या कर लूं? उनको हमारे किसानों में पाकिस्तान खालिस्तान दिखाई पड़ते हैं, तो किसान हमारे हिंदुस्तान के हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। सम्मान दिवस पे आप किसानों का सम्मान दिवस मना रहे थे, प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। सम्मान दिवस था कि किसानों का अपमान दिवस मना रहे हैं। आप ठंड में ठिठुर रहा है किसान, लगातार 28 दिन से किसान ठंड में बैठा है। आप सम्मान दिवस तब होता, आप किसानों के पास जाते, कहते अन्नदाता जी, अन्न देवता जी, आप हमसे क्यों रूठे हो?
आपको क्या चाहिए? आप किसान सम्मान दिवस है, हम आपके सम्मान में बिल वापस कर रहे हैं, तब तो अच्छा लगता है किसान का सम्मान होता। आपने किसान का सम्मान कहाँ किया? किसान का सम्मान ये होता है कि आप रजाई में आराम से बंगले में सो रहे लुटियन जोन में ये किसी मंत्री, और वहां पे किसान ठंड में ठिठुर रहा है। अनुराग भाई, प्रेम कुमार जी बैठे, प्रेम कुमार जी बैठे, आपकी बातों को सुन रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि पहले अनिला जी ने कहा, आपने उसका जवाब दिया। अब प्रेम कुमार जी बताएंगे कि 28 दिन में राहुल गांधी 2 बार राष्ट्रपति भवन जा चुके हैं, यानी कल जाएंगे। पहली बार गए शरद पवार के नेतृत्व में, अब कल किसान मोर्चा लेकर एक तरह से राष्ट्रपति भवन की ओर जाएंगे। प्रेम जी, किसानों को जिसने ठगा वो सत्ता से भगा, ये कहावत सुनी है, लेकिन चौधरी साहब कहते थे, चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि किसानों को उसकी उपज का, उसकी खेती का उचित मूल्य मिलना चाहिए और इसके साथ साथ बाजार भी खुले होने चाहिए। जी मनीष जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब एमएसपी लागू हुई 1966 में, सिर्फ गेहूं की बात करें तो वो 53 रुपए क्विंटल था एमएसपी, और उस समय सोने का भाव क्या था? सोने का भाव 63 रुपए 10 ग्राम तोला। अगर उस हिसाब से आज अगर सोने का भाव 50,000 है तो वो एमएसपी 1975 नहीं होनी चाहिए, वो एमएसपी 42,000 रुपए होनी चाहिए थी। ये समझिए कि जब एमएसपी तय की गई थी तो किसानों का कितना भला हुआ होगा, सोने के मूल्य के मुकाबले उनको उस समय कितनी राहत मिली होगी। और आज वही एमएसपी है तो जो 42,000 रुपए होने चाहिए कीमत, उस समय के मुकाबले सोना से हम कंपेयर करें। प्रेम कुमार जी, आपने खेती और उपज की तुलना की है सोने से। मुझे याद आता है, इसका शब्दों में ही उल्लेख हुआ है, मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती। मैं तुलना कर रहा हूं कि किसानों की स्थिति कहां से कहां पहुंची है। तो जब एमएसपी लागू की गई थी तो निश्चित रूप से वो एक क्रांतिकारी कदम था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार आश्वासन दे रहे हैं ना कि एमएसपी नहीं हटेगी, एमएसपी जारी रहेगी। यही वो एमएसपी की जीत है, जो सोच जो पैदा हुई थी उसकी ये जीत है कि आज प्रधानमंत्री जी भरोसा दे रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी। ये भ्रम फैलाया जा रहा है, एमएसपी खत्म नहीं होगी। एक बात ये साफ है, आज किसान सड़क पर खड़ा है, वो आंदोलन कर रहा है, कुछ मांग रहा है, कुछ अपने छीनने की आशंका जता रहा है। तो ऐसे समय में उस आंदोलन को कम्युनिस्टों का समर्थन मिल रहा है, ममता बनर्जी का मिल रहा है, विपक्ष का मिल रहा है, अरे जिसका भी समर्थन मिल रहा है तो इस देश के लोग ही, अगर इस देश के लोगों का समर्थन अपने देश के किसानों को मिल रहा है। प्रेम जी, आपको यह भी कहना होगा कि सपा का भी समर्थन मिल रहा है। अनुराग भदौरिया नाराज हो जाएंगे, आप ये भी कहिए सपा का भी समर्थन मिल रहा है। प्रेम जी, प्रेम से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। वाह प्रेम जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए इतना प्रेम से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। कमाल की बात कर रहे हैं। आपको यही नहीं पता है कि मंडी का मतलब क्या होता है, कि मंडी रहेगी एमएसपी रहेगा। आपको यही नहीं पता है एमएसपी का मतलब क्या है। उन्होंने क्या बोला है कि एमएसपी सुनिश्चित तो नहीं की ना, यही तो चिंता है कि मंडी में एमएसपी है लेकिन बाहर अगर बेचेंगे तो एमएसपी सुनिश्चित नहीं है। इतना तो कम से कम पढ़ के आया कीजिए बोलने के पहले कि एमएसपी का मतलब क्या है। एमएसपी 2 जगह हो रही है ना, यहाँ पे मंडी के अंदर और मंडी के बाहर। मंडी में एमएसपी है, मंडी के बाहर एमएसपी नहीं सुनिश्चित की है, यही बात की तो मांग है। कल बीएसएनएल का हाल आपने देखा क्या हुआ है, यही तो बीएसएनएल का हाल हुआ। जब बीएसएनएल आया था, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। बीएसएनएल रहेगा। आपके पास बीएसएनएल मोबाइल है क्या? आपके पास बीएसएनएल का मोबाइल है क्या? बताइए ना, बीएसएनएल का मोबाइल आप रखे हैं? आप एयरटेल और वोडाफोन या जियो का रखे होंगे, बीएसएनएल का नहीं रखे ना। यहाँ पे 5 लोग में एक के पास। अनुराग भाई, निजी आक्षेप न किया जाए। अनुराग जी, मेरा आग्रह है निजी आक्षेप न किया जाए, हम अपने मुद्दे पर रहें। अनुराग जी, सपोर्ट करने कम से कम आइडियोलॉजी अगर आपकी है तो आइडियोलॉजी निष्पक्ष होनी चाहिए ना। बीएसएनएल खत्म हो गया, पता है आपको? 3G का लाइसेंस की जगह 4G का लाइसेंस नहीं मिला अभी तक। एयरटेल के पास 4G का लाइसेंस है, जियो के पास 4G का लाइसेंस है, बीएसएनएल के पास 4G का लाइसेंस नहीं है। इसी तरह मंडी खत्म हो जाएगी, मंडी में कोई आएगा नहीं, किसान वहां पे एफसीआई खरीदने नहीं आएगी। फिर यही प्राइवेट पार्टी औने पौने दाम में किसानों से खरीदेंगे बाहर। फिर आप कहां जाएंगे? फिर तो आप टीवी डिबेट में भी नहीं आएंगे, फिर तो आप बोलेंगे भी नहीं, फिर तो आप चुपचाप घर बैठ जाएंगे। तो आप वही कह रहे हैं, किसान क्या गलत कह रहा है कि मंडी में भी अगर एमएसपी सुनिश्चित हो, मंडी के बाहर भी एमएसपी सुनिश्चित हो, तो क्या इसमें गुनाह कर रहा है वो? एमएसपी बाहर भी आप सुनिश्चित कर दीजिए ना, और फिर उसके बाद कहीं भी किसान बेचे, क्या दिक्कत है?
किसान यहाँ बेचे वहां बेचे, एमएसपी सुरक्षित हो जाए, मिनिमम गारंटी सुरक्षित हो अनुराग जाए। जी, प्रेम जी, मुझे ऐसा लगता है चौधरी साहब से इसका जवाब लेना चाहिए। जी हाँ चौधरी साहब, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी। चौधरी साहब, इस समय जो हालात है इसको देखकर आपको लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? क्योंकि सरकार भी साफ कर चुकी है कानून रद्द नहीं होगा, वापस नहीं होगा, तो रास्ता कैसे निकले? संवाद हो नहीं रहा, बातचीत हो नहीं रही, चिट्ठी चिट्ठी काम चल रहा है। देखिए मनीष जी, मैं इसके लिए 5 सूत्री कार्यक्रम बता देता हूं किस तरीके से इसका हल निकाला जा सकता है। सबसे पहले तो कृषि लागत मूल्य आयोग के अनुसार जो C2 लागत होती है उसका 1.5 गुना एमएसपी घोषणा करने का प्रबंध सरकार करे। दूसरा, उस एमएसपी को निजी व्यापारियों पर भी मंडी और मंडी के बाहर दोनों जगह बाध्यकारी करे। तीसरा, दूध की इकोनॉमी, पशुपालन की इकोनॉमी लगभग 1/3 30% के आसपास होती है। 30 लाख करोड़ रुपए की एग्रीकल्चर जीडीपी में से लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी है। उसमें अमूल जो किसानों की संस्था है उसके अनुसार जो परचेज करती है, वो जिस रेटों पे दूध, वो दूध की परचेज हो। चौथा, जो किसान सम्मान निधि ये कह रहे हैं कि हम अभी 2000 रुपए और देने जा रहे हैं 25 तारीख को, वो राशि हम बार बार निवेदन करते रहे कि उसको 6000 रुपए से बढ़ा करके प्रतिवर्ष 24,000 रुपए प्रति किसान परिवार किया जाए। और जब तक ये संतुष्टि किसानों की ना हो तब तक इन कानूनों को एक समिति बना करके 6 महीने 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। बाद में इसकी सारी चौधरी साहब, एक छोटा सा सवाल मैं इसमें शामिल करना चाहूंगा जिसका जवाब मैं चाहूंगा कि आप दें। सवाल यह है कि समिति बनाने की, कमेटी बनाने की बात तो सुप्रीम अदालत ने भी की, आखिर वो कहां दिखाई देती है आपको? सुप्रीम कोर्ट में जब जो सरकारी वकील थे उन्होंने इस पर यह कहा कि हम जवाब देंगे। अगर वो उसमें वही सहमति जता देते तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सबको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि हमने कानून स्टे कर दिए, या सरकार कह सकती है ठीक है भाई, जब तक समिति का निर्णय ना आ जाए हम इसको स्टे कर रहे हैं। ये एक बीच का रास्ता अंत में यही निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने अपने बात पर अड़े हुए हैं। वो किसान कह रहे हैं रिपील करो, वो कह रहे हैं हम रखेंगे इनको। तो बीच का रास्ता ये है, इनको सस्पेंड करो और इस पर निर्णय लेकर के कमेटी के माध्यम से फिर इसको अप्लाई करने की बात आए, जिसमें सभी पक्षों के कंसर्न्स जितने भी हैं, आशंका, उनका ध्यान रखा जाए। जी चौधरी साहब, अब वक्त है सुर्खियों का। जी हाँ, सुर्खियों के बाद देश का सवाल जारी है। जी, सरकार की पहल, सुप्रीम की दखल और इसके साथ साथ किसान मानने को तैयार नहीं, तकरार है बरकरार। आखिर कैसे निकले समाधान? क्योंकि अगर किसान इस पार है तो सरकार उस पार है। आपका फिर एक बार स्वागत है। जी हाँ, लेकिन आज जिस पर सबसे बड़ा आरोप लगा है, जिस सियासी दल पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठाई गई हैं, वो है लेफ्ट। कि लेफ्ट चाहता है ये आंदोलन को हाईजैक कर लिया जाए। मेरे साथ बहस के इस पड़ाव में लेफ्ट नेता आमिर हैदर जैदी साहब हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप पर आरोप लग रहे हैं जैदी साहब कि यह आंदोलन आप लोग हाईजैक करना चाहते हैं, जिसके तहत कई ऐसे वाक्य बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं कि क्यों ना कहा जाए कि ये लेफ्ट ही उनके कंधों पर, किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी बंदूक और सियासी रोटी सेक रही है। जैदी साहब, सरकार की डिमांड मांग ले, लेफ्ट की राजनीति खत्म हो जाएगी। सिंपल फार्मूला है। अभी बात कर रहे थे हमारे पुष्पेंद्र भाई, हमारे किसान नेता हैं, हमारे भी मित्र हैं। नया आयोग, नई कमेटी, क्या कहना चाहिए, गठन होना चाहिए। भाई, पुरानी कमेटी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मौजूद है। सरकार ने वायदा किया था, बीजेपी ने, जब ये सरकार में 2014 में 13 में चुनाव लड़ रहे थे कि उसे लागू करेंगे, उसे लागू कर दे, वही नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश मानने की बात करें, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बीजेपी कब मानती है? हमारी समझ में तो नहीं आया कि अगर इनके खिलाफ कोई आदेश चला जाए तो इन्होंने माना हो। तो ये एक चीज है भाई, कृषि प्रधान देश है, या कृषकों की चलेगी, किसानों की चलेगी, चौकीदार की तो नहीं चलेगी। आपको तो चौकीदारी दी थी, आपने कहा, आप तो कहना चाहिए मालिक का ही फैसला करने निकल पड़े। भाई, किसान मांग क्या रहा है? हर उद्योगपति अपने प्रोडक्ट का मैक्सिमम रिटेल प्राइस मांगता है, किसान मांग रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दीजिए और वो किसान अपने घर चला जाएगा। किसान मांग क्या रहा है आपसे? कोई नई चीज तो नहीं मांग रहा।
कोई नई चीज मांग रहा हो तो बताइए। गन्ने का मैं गन्ना किसान हूं, मैं खुद किसान हूं। गन्ने का समर्थन मूल्य कब बढ़ा था आप बता दीजिए। 2014 में गन्ने का समर्थन मूल्य निर्धारित हुआ था, आज तक गन्ने का नया मूल्य नहीं आया है। ये जब सरकार में आए तो उन्होंने कहा था 14 दिन के अंदर पेमेंट करा देंगे। पिछले साल की पेमेंट आज तक नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें किसान करना क्या चाहता है। अब ये किसान को कहना चाहिए हर आंदोलन को किसी को नक्सलवादी बता दिया, किसी को माओवादी बता दो, किसी को खालिस्तानी बता दो। पहले आंदोलनकारियों को बदनाम करो, आंदोलन को बदनाम करो, फिर उससे काम ना चले। जनाब जैदी साहब, नक्सल की बात और ये सारी बातों के तहत इसलिए कही गई कि इस आंदोलन में शर्जिल इमाम जैसे लोगों की तस्वीरें लेकर उनके रिहाई की मांग की गई। इस आंदोलन में उसका क्या काम जैदी साहब? देखिए सुन लीजिए, जेएनयू कैंपस के अंदर कुछ नकाबपोश गैंग आया, पूरे प्रोफेसर को और राजनीतिक सारे बच्चों को मारा पीटा, कहा साहब ये माओवादी थे। आज तक उनका पता तो ये सरकार चला नहीं सकी, वो गैंग नकाबपोश गैंग का। तो जब ये नकाबपोश गैंग जेएनयू में आके आतंक फैला जाता है और अगर ये सारे माओवादी हैं और ये दिल्ली की सीमा के अंदर मौजूद है, लाखों की तादाद में है, तो इस सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि इतने माओवादी सरकार की सीमा में बैठे हैं दिल्ली राजधानी के अंदर, तो ये सरकार क्या कर रही है। जी जैदी साहब मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता है की बात नहीं कर सकता है। जैदी साहब मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह है, मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह हैं। अनिला जी, सरकार किसान बनकर सोचे, कहीं विश्वास की कमी दिखाई देती है? देखिए, ऐसा है कि मैं सुन रही थी, मैं अनुराग भदौरिया जी को मैंने सुना, फिर ऋषि जी को मैंने सुना, फिर पुष्पेंद्र जी को सुना, फिर आप हेडलाइंस पे चले गए और अब जैदी साहब बोल रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रकार के लोग, जैदी साहब, जो माओवादी हैं, जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हैं, या जिनके जो तार जो पीएफआई से जुड़े हुए रहते हैं, या जो एक टुकड़े टुकड़े गैंग कैटेगरी में लोग आते हैं, बिल्कुल आते हैं, हरकतें करते हैं। और जो एजेंसी, आप शांत रहिए, नहीं शांत रहिए जैदी साहब, आप बोल रहे थे, मैंने बड़े आराम से सुन रही थी। ये बीच बीच में बेमतलब बोलने की आदत मेरे को नहीं है। नहीं शांत रहिए। गलत इल्जाम क्यों लगाती हैं आप? नहीं बिल्कुल, देश के अंदर जितने आतंकवादी चरमपंथी संगठन है, वो सब बीजेपी की गोद में बैठे हैं। पोस्टर बैनर लेकर घुसेंगे तो उनकी आरती उतारेंगे हम। ये टुकड़े टुकड़े गैंग को जानिए, जेएनयू के अंदर मौजूद था नकाबपोश गैंग। ये चरित्र टुकड़े टुकड़े गैंग का तो पता नहीं चला, लेकिन नकाबपोश गैंग को तो हमने देखा, पूरे देश में देखा है। गृह मंत्रालय से चंद कदम की दूरी पर जेएनयू में मौजूद था। वो काम था। फ्रेंचाइजी पार्टी को लेकर नहीं घूमते हैं। जितने चरमपंथी देश के जितने चरमपंथी संगठन, चाहे वो आसाम के अंदर हो, त्रिपुरा के अंदर हो, केरल के अंदर हो, जहां भी हो, मणिपुर के अंदर हो, कश्मीर के अंदर हो, वो सब बीजेपी की गोद में बैठे हैं। शांति से सुन लीजिए, आपके लगातार बोलने से कोई बात सिद्ध नहीं हो जाती। सिर्फ ये होती है देश के अरे देश शांति से तो सुनना आता, आप देश को गुमराह कर रहे हैं, आप अन्नदाता को आतंकवादी बता रहे हैं, आप चरमपंथी बता रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं ये पूरा देश सुनना है। आपको विज्ञान का पता, विज्ञान किसे कहते हैं? सबसे ज्यादा एडेबल यानी कि सबसे ज्यादा उपजाऊ जो जमीन है, जहां पर भारत वास करता है, आप अडानी अंबानी की दलाली करना छोड़ो तो मैं बोलूं ना। नहीं चाहते हैं, आप लोग की राजनीति यही है, और जब भ्रम की बात की जाती है यही होता है। अनुराग भदौरिया जी देश का चौकीदार सौंपा था। सुन लीजिए, आप शांत रहिए, बिना जानकारी के बैठते हैं, बेमतलब की बात मालिकों को कहना चाहिए कि सुन लीजिए, मालिकों को पट्टे पर दे दिया, एयरपोर्ट मालिकों को पट्टे पर दे दिया, रेलवे मालिकों को पट्टे पर दे दी, हवाई जहाज पट्टे पर दे दिया। अब बची कुछ जमीनों की, किसानों की जमीन अपने मालिकों को लीज पर देना चाहते हैं मोदी जी। जिसमें 23 जो है क्रॉप्स जो है वो ये नहीं चलेगा। एक उदाहरण दे दीजिए अनिला जी, मोदी जी को बताइए, नील आंदोलन सुना है? खरीदा जाता है। हम कहते 23 से ज्यादा बढ़ा दो। अंग्रेज भी नील की खेती कराना चाहते थे, इस देश के किसानों से जबरदस्ती। वो भी सुना आपने? पॉपुलेशन का उदाहरण दे दीजिए। विश्व में 130 करोड़ की पॉपुलेशन चाइना के अलावा बता दीजिए कहाँ है। ऐसे अनुराग भाई अनिला जी, जैदी साहब, अनुराग भाई अनिला जी, जैदी साहब, अनुराग भाई, मेरा सवाल आपसे, सरकार कह रही है 9 करोड़
9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए सरकार दे रही है और दिए हैं। हाँ, मैं तो सरकार से कहूंगा, सरकार किसान का सम्मान करना सीखिए। उनको सब्सिडी नहीं चाहिए, उनको खैरात नहीं चाहिए, उनके पास अनाज पैदा करने की क्षमता है, उनके पास ताकत है, उनके अनाज का सही उनको पानी दिला दीजिए, मुफ्त में बिजली दिला दीजिए, जिससे वो अपने अनाज को पैदा करें, मार्केट में बेच के आए। उन्हें मार्केटिंग सिस्टम सिखा दीजिए, उन्हें पैकेजिंग सिस्टम सिखा दीजिए, उनको एजुकेट कर दीजिए, जिससे वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और अपनी क्रॉप्स को खुद ही फसल उगाएं, खुद ही उसको पैकिंग करें, खुद ही उसकी मार्केटिंग करें। जब किसान ये करना सीख जाएगा तब जाके ये जो आप बात कर रहे हैं किसान की दुगुनी तभी हो पाएगी। वरना भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कानून बना के धरना सेठों की मदद करना चाहती है, किसानों की नहीं। किसानों को सब्सिडी पे जिताना चाहती है और धरना सेठों को अरबों रुपए का फायदा पहुंचाना चाहती है, लाखों लाखों करोड़ का फायदा पहुंचाना चाहती है। इसके अनुराग भदौरिया, आप किसानों को ठगना चाहते हैं। अनुराग जी, अनिला जी, मेरा सवाल आपसे, अनिला जी, अनुराग भाई 1 मिनट, अनुराग भाई 1 मिनट, मेरा सवाल अनिला जी से। अनिला जी, सरकार कहती है किसानों का पूरा सम्मान है, लेकिन बिल वापस नहीं होगा। हाँ, तो सम्मान किस बात का है? ये तो अपमान है, सम्मान का है। अगर किसान का सम्मान, अनुराग भाई, मेरा सवाल अनिला जी से, मेरा सवाल अनिला जी से। अनुराग भाई, मैं आता हूँ आपके पास आता हूँ अनुराग जी। अनिला जी जवाब दें। सम्मान क्यों कर रहे हैं आप? मखमल की रजाई में आराम से मंत्री जी सो रहे हैं, किसान वहाँ पे धरना दे रहा है, ठंडी में ठिठुर रहा है। और आप मुझे बताइए, IIM के पढ़े लिखे व्यक्ति है, अच्छे समझदार व्यक्ति हैं, सब कुछ समझते हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। पूरी दुनिया में एक उदाहरण दे दें जहां पे 100% जो MSP पे क्रॉप खरीदा जाता हो, एक उदाहरण दे दें। आज हम चाहते हैं हमारे देश का आगे विश्व को देख के हिंदुस्तान को चलाना चाहती हैं क्या? आप विश्व को देख के हिंदुस्तान को चलाना चाहती हैं क्या? आप ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल मैं पूछ लूंगा कि विश्व ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए, तो आप ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार को आप विश्व कंपेयर नहीं कर सकती। हिंदुस्तान की सोच को आप विश्व कंपेयर नहीं कर सकती। हिंदुस्तान की सोच, संस्कृति और संस्कार विश्व में नंबर 1 है। आप ये भूल गई हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के किसान की जो हालत है, आप बताइए, विश्व में कितनी खराब हालत है क्या? हिंदुस्तान की किसान की जो हालत है, कितनी खराब हालत है क्या? विश्व में किसी किसान की इतनी खराब हालत है क्या किसी देश में? आप बताइए, कभी किसी देश में बताइए किसान अपना अन्न पैदा करता है, बेचारा वही भूखा सो रहा है रोड पे। विश्व में बता दीजिए कहीं पे ऐसा हो रहा हो, बता दीजिए जो प्रोड्यूसर है वो सबसे ज्यादा, सबसे सस्ते बेचता है, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है वो सबसे महंगा खरीदता है, और बीच में जो अनुराग जी, अनुराग जी, मेरा आपसे आग्रह है, अनुराग जी थोड़े शांत हो। अनिला जी को जवाब देने दीजिए। अनिला जी, जिस समय आप कह रहे हैं कि किसानों का सम्मान है, लेकिन बिल वापस नहीं होगा, किसान कह रहा है बिल वापस नहीं तो आंदोलन जारी है। देखिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कमेटी बनाइए। ठीक है, हम गवर्नमेंट भी तो यही कह रही थी कि भाई कमेटी बना लीजिए, ये प्रोटेस्ट आप मत करिए, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब लोग हैं। किसानों की जमीन वापस ले लीजिए। किसान चाहते हैं किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, केवल और केवल संवाद होता है। छोड़िए धरना सेठों की मदद करना, देश के हिंदुस्तानी किसान है, ये हमारी देश की धड़कन है, ये हमारे रीढ़ की हड्डी है, ये हमारे अन्नदाता है। इसके बारे में सोचिए ना, कहाँ आप सोच रहे बड़े लोगों के बारे में? बड़े लोग कभी काम नहीं आते हैं, ये किसानी है जो पेट भरता है। याद रखिए, किसान के पेट पे लात मारोगे तो किसान आपकी सरकार को हिला देगी। पैनल पे ना बैठे, किसानों के साथ जाकर बैठे, सरकार किसानों के साथ जाकर बैठे तो हम भी मान जाएंगे कि अखिलेश यादव जी जो है बहुत ज्यादा किसानों की हिमायती है। हमारा पाठ पढ़ा है, किसान है हमारा देश। अनुराग जी, अनिला जी, मेरे साथ पैनल पर एक और मेहमान है, प्रेम कुमार जी, बिल वापस नहीं तो बातचीत कैसे? एकदम बराबर। देखिए, ये किसान सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये वो किसान हैं जिन्होंने देश में हरित क्रांति लाई। एक समय हमारे देश में अनाज उतने नहीं होते थे, आयात करना पड़ता था। इन्हीं किसानों ने वो स्थिति पैदा की कि हम आज आत्मनिर्भर हैं। इन्हीं किसानों ने दूध की क्रांति लाई, और आज उन किसानों को अपनी बात सुनने के लिए सड़क पर बैठना पड़ रहा है। और ये सबसे जो शर्मनाक स्थिति है,
सरकार किस लिए होती है? सरकार होती है अपनी जनता को, अपनी लोगों को सुनने के लिए। तो सुनने के बजाय ये 4 हफ्ते तक आंदोलन चलेगा। ये आंदोलन का चलना ही इस सरकार की विफलता को बताता है। किसान अड़ा नहीं है, किसान खड़ा है। किसान खड़ा है ठंड में, सर्दी में, अपनी मांगों के लिए। क्या ऐसी मांग जो उनके पास थी? सरकारें कोई भी रही हो सुनील कुमार जी, सरकारें कोई भी रही हो, हमेशा ये कहा गया कि किसान घाटे की खेती करता रहा है। और ऐसी सूरत में अगर बात की जाए तो कांग्रेस का भी रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप देखें तो हरित क्रांति किसके समय में हुई? कांग्रेस के समय में हुई। दुग्ध क्रांति किसके समय में हुई? कांग्रेस के समय में हुई। एमएसपी इस देश को किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। और मैंने पहले बताया कि जब एमएसपी दी गई थी तब तुलना कीजिए सोना से और आज की तुलना कीजिए। जैदी साहब, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, ये सब कुछ सियासी खेल है। ऐसे में ये कह रहे हैं किसानों का, अन्नदाता का योगदान नहीं। प्रेम कुमार जी की नजर में सरकार की नीति ऐसी थी कांग्रेस के जमाने में कि किसान का घाटा कभी नहीं हुआ। जैदी साहब, देखिए, कांग्रेस के जमाने में अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उसे कांग्रेस को भुगतना पड़ा। देश की जनता ने, देश के अन्नदाता ने, किसान ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया। स्वामीनाथन आयोग कांग्रेस ने बनाया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया। और मोदी जी ने कहा था हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, संपूर्ण लागत का 1.5 गुना देंगे, और उस वायदे के तहत सत्ता में आए थे। तो वो 1.5 गुना कहां गया? मसला ये नहीं है। मैं एक याद दिला दूं बीजेपी वालों को कि अंग्रेजों ने जिस तरह से रेशम के कारीगरों के अंगूठे कटवा दिए थे ना, ये किसान का गला काटने के लिए बैठे। एक और याद दिला दूं, अंग्रेजों ने कहा था किसानों से कि तुम नील की खेती करोगे, सारी खेती छोड़ दोगे। अंग्रेजों को कहना चाहिए बैंक में जाना पड़ा था और अपने आदेश वापस लेने पड़े थे। तो ये सोच रहे कहना चाहिए कि नहीं जाएंगे किसान। ये मोदी जी ने एक काम किया है, सारी देश की धरोहर अपनी मालिकों को लीज पर दे दी। इस समय तो जैदी साहब आरोप आप पर लग रहा है। इस समय जैदी साहब आरोप आप पर लग रहे हैं। जैदी साहब इस समय आरोप आप पर लग रहे हैं कि आपके हसिया से किसान का गर्दन काटा जा रहा है। भाई, अगर मान लो बीजेपी को ये लगता है कि लेफ्ट वाले सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो एक काम करना चाहिए, लेफ्ट की सियासत खत्म कर दीजिए और किसानों की बात मान लीजिए। लेफ्ट की राजनीति खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। लेकिन मसला ये है, हर आंदोलन में जहां आंदोलन होता है, चाहे वो मजदूरों का हो, किसानों का हो, बेरोजगारों का हो, छात्रों का हो, वहां तो लेफ्ट नजर आएगा ही आएगा। हर मजलूम के साथ लेफ्ट खड़ा है। अनिला जी, आखिरी जवाब मेरा एक इसमें छोटा सा सवाल है। एडिशन टू आपके जवाब, मेरा सवाल आपसे ये है कि किसान अपना दर्द बताने आए हैं दिल्ली, इनका दर्द सुनिए और इसका निवारण कैसे होगा। आप जाते जाते देश के सवाल के इस कार्यक्रम में कुछ संकेत देते जाइए। देखिए, बहुत जल्दी मैं 2 बात कहूंगी। अभी मैं जैदी साहब को सुन रही थी और वो उदाहरण जो है नील की खेती, पहले मालिक से पूछेंगी। मैं अडानी से तो पूछ रही है, जब तो जवाब देगी, या अंबानी से पूछे। कैपिटलिस्ट फार्मिंग की मानसिकता क्या? मसला ये है कि मालिक के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है और मैं बताती हूँ अब चौकीदार तक आंदोलन नहीं रहा। अंग्रेजों के समय में क्या जैदी साहब उनका आखिरी जवाब है, मुझे बहस खत्म करनी है। जैदी साहब उनका आखिरी जवाब है, बहस खत्म करनी है। अनिला जी, छोटा सा जवाब होना चाहिए। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने इनके मालिकों का बहिष्कार करना होगा। उनके मालिक जो है अडानी, अंबानी। अनिला सिंह जी, आमिर हैदर, जैदी साहब, अनुराग भदौरिया और प्रेम कुमार जी, आप लोग देश का सवाल में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते हम इतना जरूर कहते जाएंगे, जी हाँ, किसी भी आंदोलन के समाधान की चाबी होती है बातचीत, यानी कि गुरु नानक जी ने भी कहा है, संवाद लगातार चलते रहना चाहिए। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।